नमस्कार एवं जय हिंद दोस्तों भारत में तो सबने होली का त्योहार बहुत ही ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ अपने परिवार के समेत बताया। लेकिन गल्फ़ में क्या हुआ? जो ईरान, इज़राइल के बीच में वॉर चल रहा है, उसके रिगार्डिंग क्या अपडेट है? तो यहाँ पर अगर आप स्टेटमेंट्स देखेंगे दोनों ही देश की तरफ से जो आए हैं, आपको एक चीज़ तो समझ में आ जाएगी कि दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर खड़ी हुई है। यहाँ पर पीट हेग्सेट जो यूएस डिफेंस सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की सफलता बताई। उन्होंने ये बताया कि जब से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अब तक लगभग ईरान पूरे तरीके से घुटने पर आ चुका है। उसने 100 घंटे में 2000 ठिकाने और 17 जहाज और अनेकों पनडुब्बियाँ जो ईरान के पास है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर रही थी, फिर भले ही वो पायरेट्स का सहारा ले रहे थे, सबको अमेरिका और इज़राइल ने संयुक्त रूप से तबाह किया है। और ये बहुत बड़ी सफलता भी बताई जा रही है, क्योंकि जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक करके रखा है ईरान और आईआरजीसी ने, तब से आपने देखा होगा कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है, वो लगातार आसमान छू रहे हैं, जो सिर्फ पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा खतरे की बात आ जाती है। क्योंकि जब कभी भी गल्फ में कुछ हुआ है, आपने देखा है पूरी दुनिया में इकोनॉमिक अनरेस्ट क्रिएट ही हुआ है। और भारत की अगर बात की जाए तो लगभग मान के चलिए कि 50% से ज़्यादा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है वो उसी रास्ते से होकर भारत में पहुंचता है। और अगर ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो भारत के लिए चिंता वाली बात तो बन ही जाती है। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी भी लगातार और भारत भी लगातार इस पूरे मसले पर अपनी बहुत तीखी नज़र गड़ाए हुए है। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी बहरीन किंग, सऊदी प्रिंस सबसे बराबर बात कर रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं सेफ्टी ऑफ इंडियंस की, ताकि उन्हें सुरक्षित भारत लाया जाए। क्योंकि गल्फ की अगर बात की जाए तो आप इमेजिन कर सकते हैं, अगर गल्फ में 7 मिलियन भारतीय रह रहे हैं तो एक बहुत बड़ी चिंता की बात बन जाती है भारत सरकार के लिए। तो यहाँ पर आईआरजीसी की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आया है वो कोई बहुत छोटी मोटी वार्निंग नहीं है। आईआरजीसी ने सीधा बोल दिया है, गेट्स ऑफ हेल विल ओपन मोर एंड मोर। और ये मतलब बताता है कि नरक के द्वार दोनों ही देश अमेरिका इजराइल के लिए खुलते ही जाएंगे। मतलब यहाँ पर आईआरजीसी भी किसी भी तरीके से घुटने टेकने के लिए नहीं तैयार है। तो आइए पूरा मसला समझते हैं, क्योंकि जो अपडेट्स आ रहे हैं उसमें अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से जो ईरान की नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी है, जब से उसको हिट किया है तब से आईएईए की तरफ से भी वार्निंग जारी कर दी गई है। और अगर नातान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात की जाए तो ये मान के चलिए ईरान का अगर इसे स्ट्रेटेजिक हार्ट कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। तो पूरा मसला समझते हैं। यहाँ पर जो अपडेट्स है आपको समझ में आ ही गया होगा कि जब से इस ऑपरेशन की शुरुआत हुई है, नंबर ऑफ कैजुअलिटी से दोनों ही देशों की तरफ से बढ़ती ही जा रही है। इवन ईरान भी यूएस के जो अलाइज है, जो गल्फ में मौजूद है, जो उसके स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स है, स्ट्रेटेजिक मिलिट्री बेसिस है, ईरान लगातार अपनी हर एक तरह की मिसाइल से उसे टारगेट कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, ईरान में जो मौतें हो रही है उसका आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। और यहाँ पर ईरान भी इसराइल और यूएस के जो असेट्स है, जो गल्फ में स्थित है, लगभग पूरे ही गल्फ में जो असेट्स उसके स्थित है, उसके ऊपर अटैक कर रहा है, जिसके कारण पूरे रीजन में कैजुअलिटीज़ लगातार बढ़ रही है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए, ईरान भी बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर ईरान हर तरीके से जो स्ट्रेटेजिक असेट्स होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी देश के हो, फॉर एग्जांपल जिसमें उसको समझ में आ रहा है कि इससे दुनिया में हम अशांति क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि उसने हमें छेड़ा है। फॉर एग्जांपल कतर का भी जो एक एलएनजी प्रोडक्शन है उसे कतर ने रोक दिया है, क्योंकि ईरान लगातार उसके ऊपर हमले कर रहा है। यहाँ पर ईरान ने अभी रिसेंट में 2 ड्रोन अटैक किए थे जो इंडस्ट्रियल एरिया रास रफ़ान के पास मौजूद है वहाँ पर। और इसके अलावा भी सऊदी की जो एक सबसे इंपॉर्टेंट अरामको ऑयल रिफाइनरी है, वहाँ पर भी ईरान ने स्ट्राइक करी। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा मसला है, ये सिर्फ अमेरिका, इजराइल, ईरान तक अब सीमित नहीं रहा। ईरान लगातार गल्फ रीजन्स को टारगेट कर रहे हैं। और अगर आप देखोगे इसे थोड़ा गंभीरता से भी, तो आपको क्लियरली यहाँ पर शी और सुन्नी का भी मसला समझ में आएगा। ईरान एक सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, और वहीं ईरान जिन देशों के साथ घिरा हुआ है वो शिया मेजॉरिटी कंट्रीज़ है। तो आपको वही बात समझ में आएगी कि ये मसला आप शिया सुन्नी से भी रिलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि लगातार सऊदी भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहा था कि ईरान किसी भी तरीके से न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री ना बने। ऑलरेडी अगर गल्फ रीजन की बात की जाए तो इसराइल ऑलरेडी न्यूक्लियर कैपेबल कंट्री है। और यहाँ पर ईरान अब जो कर रहा है वो सारे उन देशों को टारगेट कर रहा है जो अमेरिका से फंड लेते हैं, अमेरिका के लिए अपने देश में एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक अलाय बन के बैठे हुए हैं, जिससे ईरान को बहुत लंबे समय से खतरा है। लेकिन अगर कतर एलएनजी रोक देता है, एलएनजी का प्रोडक्शन रोक देता है, सऊदी रिफाइनरी को रोक देती है, इजरायली ऑयल गैस फील्ड जितनी भी है सब डाउन हो जाती है मिडिल ईस्ट में, तो आप समझ सकते हैं ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। तो पूरा मसला मैं आपको और थोड़ा बताता हूँ, लेकिन उसके पहले यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड दिया है दोस्तों। अगर आप इसे स्कैन करेंगे तो डायरेक्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल में पहुँच जाएंगे, जहाँ आपको सारे इसी तरीके के अपडेट्स लगातार मिलते रहेंगे। और जो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली है सुबह 8 बजे फिर से, जिसमें हम द हिंदू का इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, वो भी आपको क्लियरली वहाँ पर
अपडेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर समझिएगा प्राइम मिनिस्टर मोदी भी लगातार इस पूरे मसले पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। उन्होंने जो बहरीन के राजा है जिनका नाम है हमाद बिन ईसा अल खलीफा, उनसे भी बात करी और साथ ही साथ जो सऊदी अरेबिया के प्रिंस है जिनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद, उनसे भी बात करी। कारण सिर्फ एक ही है कि भारतीयों की सेफ्टी और भारतीयों को सुरक्षित भारत वापस लाया जाए। और साथ ही साथ इंडिगो इस वक्त भारत की पूरी मदद कर रहा है। इंडिगो लगातार अपनी फ्लाइट्स है वो बढ़ा रहा है। फिलहाल 4 फ्लाइट से सऊदी अरेबिया के जिद्दा पहुंची थी जहां पर अनेकों भारतीयों को रेस्क्यू किया गया और वापस भारत लाया गया। आपने कई बड़े-बड़े इंटरव्यू भी अभी देखे होंगे कि जो भारतीय वहाँ फँसे हुए थे, उनके हिसाब से किस तरीके से मंज़र अब गल्फ़ में क्रिएट हो चुका है। और आप समझ सकते हैं कि अगर दुबई जिसे 2025 में भी और 2026 में भी सेफेस्ट सिटी कहा गया था, उसके ऊपर भी ईरान ने अटैक करके ये तो बता दिया है कि अभी गल्फ़ में जाना, घूमना किसी भी तरीके से खतरे से खाली नहीं है। मतलब आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है और जब कभी भी भारतीय कहीं पर भी रहते हैं और अगर ऐसी स्थिति बनती है वॉर वाली, तो ये सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है कि उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कॉशियस है भारत सरकार भी हर एक स्टेप को लेकर। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर ने ओमान और कुवैत के लीडर्स से भी बात करी। उन्होंने बोला कि ये जो हमला चल रहा है वैसे तो वही बात है कि निंदा की जाती है, लेकिन फिर भी जो एक ऑब्जेक्टिव है प्राइम मिनिस्टर मोदी का हर एक लीडर से बात करने का वो यही है कि किसी भी तरीके से इंडियन कम्युनिटी का किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होना चाहिए। उनके वेलफेयर और सिक्योरिटी की पूरे तरीके से पक्ष रख रहे हैं यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं ताकि हर एक भारतीय को भारत लाया जाए। अब यहाँ पर जो अपडेट्स आ रहे हैं, इसमें एक सबसे बड़ा जो अपडेट है कि यहाँ पर ईरान ने जो हमला किया उसमें कुछ भारतीयों की भी जान गई है। देखिए यहाँ पर 3 इंडियंस किल्ड इन ईरानियन अटैक्स ऑफ ओमान, 20 इंजर्ड अक्रॉस द वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया की जब अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर MKD व्योम नाम का एक वोयाज या फिर बोल सकते शिप मार्शल आइलैंड्स के नियर अबाउट घूम रहा था और इसमें ड्रोन अटैक किया गया था ईरान के द्वारा। वैसे तो ये मस्कट गवर्नमेंट या ओमान से लगभग 52 माइल्स ऑफ द कोस्ट था, मतलब 52 मील दूर था, नॉटिकल माइल से दूर था। लेकिन फिर भी अगर ईरान का ड्रोन अटैक हो रहा है और जिसमें भारतीयों की भी जान जा रही है तो यहाँ पर भारत भी इस अटैक की निंदा कर रहा है। अब सवाल यही आता है कि ईरान तो भारत का बहुत अच्छा अलाय है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास जितने भी शिप्स हैं वो ये नहीं देख रहा है कि वो किस देश के हैं, किस ओरिजिन के है, किस भारतीय के है भी कि नहीं है या फिर किसी और देश के है। वो अटैक करने से चूक नहीं रहा है। वो लगातार अटैक इसलिए भी कर रहा है ताकि एक खौफ बना रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का। और खौफ बस बने रहने से आपने देखा होगा कि ऑयल के प्राइसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। यही लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉक है, लेकिन फिर भी ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के हिसाब से लगभग 3-4 दिन में पूरा सिनेरियो साफ भी हो सकता है। यहाँ पर अटैक ऑन ऑयल टैंकर स्काईलाइट हाईलाइट्स रिस्क टू इंडियन सी फेयरर्स इन द पर्शियन गल्फ रूट। मतलब लगातार जिस तरीके से भारतीय शिप्स को भी टारगेट किया जा रहा है, एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है कि ईरान नहीं चाहता कि अभी कोई भी या किसी भी प्रकार की गतिविधि स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास हो। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की अगर बात की जाए तो मैं आपको आगे आके बताता हूँ, लेकिन आपको ध्यान होगा कि जब से इसराइल और अमेरिका ने नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक किया है तब से लेकर तब तक बहुत ज़्यादा चीज़ें इंटेंसिफाई हो चुकी है। और कारण यही है कि IAEA की तरफ से भी एक वार्निंग जारी की गई है कि यहाँ पर रेडिएशन का खतरा भी ईरान से बढ़ सकता है। अब अगर नतान्स एनरिचमेंट फैसिलिटी की बात की जाए तो अगर आप इसकी लोकेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये ईरान के बिल्कुल सेंटर पर लोकेटेड है। और सेंटर पर लोकेटेड होने के कारण इसे स्ट्रेटेजिक हार्ट कहा जाता है, ईरान का स्ट्रेटेजिक दिल कहा जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एनरिचमेंट फैसिलिटी बताई जाती है पूरे ईरान की। ईरान हैज कंफर्म्ड दैट इट्स नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी, a key site in the country's nuclear program, was struck during ongoing US Israeli military operation। मतलब फिलहाल जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी चल रहा है अमेरिका और इसराइल के द्वारा, उस ऑपरेशन फ्यूरी के तहत यहाँ पर अमेरिका इसराइल ने इस फैसिलिटी को भी टारगेट किया। और अगर IAEA की तरफ से वार्निंग जारी की जा रही है तो अपने आप में ये पूरी दुनिया के लिए चिंता वाली बात हो जाती है। और ऑलरेडी जो अटकलें बताई जा रही थी कि हो सकता है कि इस वॉर में यहाँ पर इस वॉर में नेटो की एंट्री हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की दहलीज पर खड़ी है। अगर नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात की जाए तो देखिए ये बेसिकली फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट है और यहाँ पर ऑलरेडी 60% प्योरिटी ऑफ यूरेनियम अचीव हो चुकी थी। 60% ऑफ प्योरिटी यूरेनियम बहुत मानी जाती है अगर किसी भी देश को किसी भी तरीके का न्यूक्लियर वेपन जनरेट करना है। और यही पूरी चिंता की बात है अमेरिका के लिए, इसराइल के लिए। और कारण यही है कि बिना सोचे समझे विदाउट एनी डिले यहाँ पर अमेरिका इसराइल ने ईरान के ऊपर और स्पेशली उसके जितने भी
यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, सबके ऊपर अटैक करना उसने चालू कर दिया। मतलब एक प्रकार से अटैक भी अब ऐसा हो रहा है कि दोनों ही देश चाह रहे हैं कि अब ईरान को पूरे तरीके से घुटने पर लाया जाए, उसकी जितनी भी न्यूक्लियर बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट्स हैं सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझनी होगी कि इस बीच जो डेवलपमेंट चल रहा है, हर एक देश अपनी एम्बेसीज को क्लोज करने में लगा हुआ है, क्योंकि चीज़ें यहाँ पर इंटेंसिफाई हो रही है। और क्योंकि हर एक देश के कोई ना कोई लोग रहते ही हैं, ईरान के भी कुछ सपोर्टर्स गल्फ कंट्रीज में होंगे ही, इसलिए सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अमेरिका ने अपनी एम्बेसीज को सऊदी अरेबिया, कुवैत में क्लोज कर दिया है। और जितने भी नॉन एसेंशियल स्टाफ थे जो कि दूसरे देशों में थे, उन्हें भी इवैक्यूएट करने के लिए बोल दिया है, क्योंकि ईरान ने बहुत सक्सेसफुली अमेरिका के भी सेटलमेंट, इसराइल के भी सेटलमेंट्स को टारगेट करना चालू कर दिया। फिर भले ही वो कितनी ही सेफेस्ट प्लेस ऑन अर्थ हो, मतलब दुबई भी हो और सऊदी अरेबिया की कैपिटल भी हो, इसीलिए यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एम्बेसीज को बंद किया जा रहा है, अपने स्टाफ को बुलाया जा रहा है, और ये एक इंडिकेशन बताया जाता है कि चीज़ें जो है वो आने वाले टाइम में और ज़्यादा इंटेंसिफाई हो चुकी है। और जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि जब इसके ब्लॉकेज की खबर आई थी, तभी $78.46 पर बैरल ऑयल के प्राइस जा चुके थे। और परसों की ही बात है, 85, कल तक 85 ज़्यादा हुआ, और अब तो ये बताया जा रहा है कि ये $10 के ऊपर भी क्रॉस हो सकता है। मतलब इसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो $10+ का होगा। मतलब आने वाले टाइम में अगर $100 के पार चला गया तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात हो जाएगी, स्पेशली भारत के लिए, क्योंकि जब कभी भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं, भारत में भी जो एक तख्ता है, जो एक इनडायरेक्ट पॉपुलेशन है, जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है, सीधा असर उसके ऊपर पड़ा है। और आपको पता है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बहुत पहले बढ़ते थे, 1-2 रुपए बढ़ने से ही इन्फ्लेशन बढ़ जाता था, महंगाई भारत में बढ़ जाती थी, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम सब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। तो यहाँ पर भारत भी इस स्थिति पर लगातार नज़र अपनी बनाए हुए है, और वही बात है कि भारत प्रिकॉशंस भी ले रहा है, लगातार बातचीत भी कर रहा है, अल्टरनेटिव रूट्स भी तलाश रहा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से अब ईरान ने एक बहुत बड़ी गलती करी, ईरान ने साइप्रस को निशाना बनाया, स्पेशली साइप्रस में जो यूके बेस था उसके ऊपर ड्रोन अटैक करना चाहा। वैसे तो उसे काउंटर कर लिया गया, लेकिन फिर भी 2 अनमैन एरियल व्हीकल हेडिंग टुवर्ड्स द ब्रिटिश बेसिस इन अक्रोतरी वर डील्ड विथ अ टाइमली मैनर। अभी अगर अक्रोतरी की बात की जाए तो देखिए, ईरान सीमित था सिर्फ गल्फ तक, लेकिन अगर उसके ड्रोन, उसकी मिसाइल्स, स्पेशली बैलिस्टिक मिसाइल भी अगर मेडिटेरेनियन सी तक जा रही है, तो आपको समझना होगा मेडिटेरेनियन सी मतलब हम बात कर रहे हैं नेटो के जुरिडिक्शन की। और अगर मेडिटेरेनियन सी तक ईरान छेड़छाड़ कर रहा है और अगर नेटो की एंट्री हो जाती है, तो यहाँ पर ईरान का इंटेंशन आपको समझ में आ जाएगा। अभी की ये अपडेट है कि ईरान ने टर्की पर मिसाइल अटैक किया, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक किया, लेकिन टर्की ने जो स्टेटमेंट दिया कि टर्की वॉज नॉट द टारगेट, एक्चुअल टारगेट वही अक्रोटरी साइप्रस पर स्थित यूके का बेस है। मतलब अगर ईरान इंटेंशनली यूके के बेसिस को भी टारगेट कर रहा है, ईरान उन देशों को भी टारगेट कर रहा है यूरोपियंस में जो अमेरिका के अलाय है, तो इसका मतलब यह है कि ईरान खुद चाहता है कि अब नाटो की भी एंट्री हो जाए, या फिर स्थिति दुनिया की और ख़राब हो ही जाए। तो बस क्वेश्चन वही है कि क्या आने वाले टाइम में नाटो एंट्री करेगा ईरान वॉर की, क्योंकि यहाँ पर जो अलायंस है वो ये बता रहा है कि जल्द ही कुछ ना कुछ बड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर ईरान ने हमला किया है और ईरान अगर किसी किसी भी नेटो देश के मेंबर नेशन के ऊपर अटैक करता है, तो आप समझ सकते हैं कि अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। आपको लोकेशन भी थोड़ा मैं बता देता हूँ। ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान और साइप्रस दोनों बहुत दूर है, और जहां पर ईरान ने अपने ड्रोन अटैक किए वो इस पर्टिकुलर लोकेशन पर स्थित है। ये साइप्रस का नक्शा है, यहीं पर अक्रोतिरी मिलिट्री बेस है जो यूके का है। और अगर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल का यूज़ करते हुए यहाँ पर अटैक करना चाह रहा है, तो यहाँ पर नेटो के वैसे तो डिफेंस सिस्टम ने इसे बचा लिया, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक छोटी सी चूक इस पर्टिकुलर रीजन में नेटो का भी इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर बढ़ा सकती है। कारण यही कि नेटो डिफेंसेस वैसे तो डिस्ट्रॉय मिसाइल फायर फ्रॉम द ईरान ओवर मेडिटेरेनियन, लेकिन अगर मेडिटेरेनियन सी में ईरान की मान लीजिए चहलकदमी बढ़ जाती है, तो फिर ये अपने आप में पूरी दुनिया के लिए चिंता वाली बात हो जाएगी। टर्की की बात की जाए तो टर्की में इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन टर्की को यहाँ पर एक तरीके से प्लान आउट नहीं किया गया था। टर्की एक सुन्नी मुस्लिम नेशन है और नेटो का भी मेंबर है, और लगभग 500 किलोमीटर की बॉर्डर वो शेयर भी करता है। यहाँ पर टर्की का एयरबेस यूज़ करना चाह रहा था ईरान, और पहुंचाना चाह रहा था साइप्रस में, लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। बस बात वही है, क्या आने वाले टाइम में नेटो का इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा? तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अगर नेटो का इन्वॉल्वमेंट ईरान के इस वॉर में आ जाता है, तो वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने से कोई नहीं रोक पाएगा। जय हिंद एवं नमस्कार।